हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, उसकी परिघटना देखना शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी प्रयोग देखे थे। नियम आज पढ़ेंगे, प्रयोग पहले देखे थे। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेनरी के प्रयोग क्या थे उनके साथ, और चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, मात्रक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इन सबका डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आज का डिस्कशन होगा फैराडे के नियम। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम, इनके बारे में सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा डिस्कशन हमारा ये होगा लेंज लॉ के ऊपर, लेंज के नियम का गणितीय विवेचन, गणितीय विवेचन किया जाएगा। मतलब प्रूफ करेंगे इसे कि जो लेंज ने बोला वो सही है या नहीं सही है। अगला पॉइंट है, अगले पॉइंट पर हम लोग देखेंगे यहां पर भंवर धाराएं क्या होती हैं, भंवर धाराएं क्या होती हैं और ये कैसे उत्पन्न होती हैं, ठीक है। गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ेंगे, वाहक बल पढ़ा जाएगा, ठीक है। कुंडली में संचित ऊर्जा पढ़ी जाएगी, कुंडली में संचित ऊर्जा पढ़ेंगे हम, संचित ऊर्जा। ये मेजर टॉपिक्स हैं, अलग अलग लेक्चर्स में इनको कवर किया जाएगा। और साथ में यहां पर देखेंगे हम लोग इसके बाद प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, धारा जनित्र के बारे में बात करेंगे, मतलब एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली ये 6 अलग अलग टॉपिक हैं जिनमें हम लोग इस आगे के बचे हुए चैप्टर को डील करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम देखते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम पढ़े, इससे पहले जो प्रयोग पिछले पढ़े थे उनको डिस्कस करते हैं। वहां पर देखा था कि अगर एक कुंडली है, बेसिकली प्रणालिका है जिसमें धारा प्रवाहित हो ना प्रवाहित हो, सिर्फ एक प्रणालिका है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा के रख दो, चुंबक को उसके पास लाओ, चुंबक को उससे दूर ले जाओ, चुंबक को उसके सापेक्ष गतिमान कराओ या कुंडली को उसके सापेक्ष गतिमान कराओ। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है, यही तो होता है। और जब हम ये कर रहे हैं, चुंबक को ला रहे हैं, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, ऐसा करने के टाइम बेसिकली हम कर क्या रहे होते हैं, तो हम फ्लक्स का परिवर्तन कर रहे होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। यहां पर एक कोई ये पीस दिया गया है, ये छोटा सा टुकड़ा है ऐसा, जिसकी हमें कुंडली बनानी है। छोटा सा टुकड़ा है, इसकी कुंडली बना रहे हैं हम, ये ऐसा है। और यहां पर इसके अंदर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अभी इसके अंदर ऐसा है और यहां पर एक मैग्नेट रखा गया है, ये मैग्नेट रखा गया है। मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते हैं, इसमें एन सिरा होता है, एस सिरा होता है, एन होता है, एस होता है। इसको गतिमान करवाना चाहो तो गतिमान भी करवा सकते हैं, गतिमान भी करवा सकते हैं। धारा किधर बहेगी ये हम लोग जानते हैं, गतिमान, गतिमान करवा सकते हैं। तो जब गतिमान करवाएंगे तो क्या होगा, ये एन है तो ये एन बनाना चाहेगा, इसका विरोध करेगा ना, तो इस इधर एन बनाना चाहेगा। विरोध क्यों करता, लेंज जी का नियम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखो ये एन है तो एन बनाना चाहेगा। एन वहां होता जहां धारा प्रवेश करती, इधर प्रवेश करती, यहां से धारा बाहर निकलेगी। इसका मतलब इसमें इधर से इधर की तरफ धारा का प्रवाह होगा। तो इसके अंदर अगर बात करें, यहां पर जो बात करें तो इसमें धारा इधर से इधर जा रही, तो विक्षेप किधर होगा, इधर। अगर पिछली पहली क्लास देखी तो पता होगा विक्षेप कहां होगा। तो इसमें धारा बेसिकली इस तरह से जा रही थी, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। तो देखो गतिमान हो रहा है चुंबक इसकी तरफ। अब चुंबक गतिमान होगा तो देखो उससे होगा क्या, ये तो पिछली क्लास में भी देखा था, लेकिन उसके आगे की बात हमें करनी है। तो देखो आगे की बात क्या है, यहां पर ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, इनको पढ़ा हम लोगों ने, डिटेल में पढ़ा है, पूरा टॉपिक कवर कर लिया है, ऐसा कुछ है। तो अगर इसको लेकर के आया जाएगा इसकी तरफ, या इसके अंदर की तरफ होकर इसको गुजारा जाएगा इसके अंदर से होकर के, तो ये है गतिमान चुंबक। गतिमान चुंबक का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र में होती चुंबकीय बल रेखाएं। तो जब ये इससे पास आएगा, इससे दूर जाएगा, तो इससे जो संबद्ध होने वाला फ्लक्स है, इससे जो संबद्ध फ्लक्स है, संबद्ध फ्लक्स है, फ्लक्स है, वो क्या होगा, बदलेगा। फाई जो होगा वो चेंज होगा,
फ्लक्स जो होगा वो बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा इसी के ऊपर आधारित है इनका पहला नियम। मतलब जब किसी कुंडली से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, इसमें बोले देते हैं यहां पर या लिख देते हैं इधर, जब किसी कुंडली अथवा विद्युत परिपथ से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ बंद होने पर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो जब किसी कुंडली अथवा विद्युत परिपथ से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली या विद्युत परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा परिपथ बंद होने पर उसमें एक धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे यहां परिपथ बंद था तो इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें जो ये विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ये जो विद्युत वाहक बल होता है इसे कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यहां पर जो ये प्रेरित जो धारा उत्पन्न हो रही इसे कहा जाता है प्रेरित धारा। इसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहा जाता है। इंड्यूस्ड करंट कहते हैं इसे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहा जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर स्टेटमेंट लिखना बोर्ड में तो ऐसा लिखना, जब किसी कुंडली से होकर गुजरने वाला फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ बंद होने पर परिपथ में एक धारा प्रवाहित होती है जिसे क्या कहते हैं? प्रेरित धारा कहते हैं तथा उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। और आगे इसके लिख देना, यह जो घटना होती है, यह जो घटना है, इस घटना को क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना या कह सकते हो उसकी जो डेफिनेशन होती है वो फर्स्ट लॉ से निकल के आती है। ये क्या है? फर्स्ट लॉ से निकल के आती है इसकी परिभाषा की विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो जब भी पूछा जाए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, बोलेंगे जब किसी कुंडली अथवा विद्युत परिपथ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है वो परिवर्तित होता है तो उस कुंडली या विद्युत परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा जो धारा उत्पन्न होती है उसे प्रेरित धारा कहा जाता है। ठीक है, ये बात बता देंगे। और इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आगे ये भी नोट कर देना। तो पहला नियम बेसिकली ये होता है कि जब कभी भी whenever there is a, हिंदी में बोलें तो जब कभी भी whenever there is a चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब कभी भी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, चुंबकीय फ्लक्स में चेंज होता है, ये चेंज कैसे भी करवाया जा सकता है। हम लोगों ने देखा था, इसको इसकी तरफ लाओ, इसको इसकी तरफ ले जाओ। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करना है तो ये क्या कर सकते हैं, इसको यहां पर रोके रहने दो, इसको यहां पर चला दो, उसको रोक दो, इसको चला दो, या फिर इसके अंदर कुछ ना कुछ बदलते जाओ। कुछ ना कुछ बदलने का मतलब उसका क्षेत्रफल बदलते जाओ। जैसे मान लेते कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस रूम के अंदर एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा है, उसके अंदर एक कोई लूप रख दिया जाए और उस लूप का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो क्या उसका फ्लक्स नहीं बदलेगा? बदलेगा। और फ्लक्स बदलेगा तो इनके नियम के हिसाब से उस लूप के अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और बंद होगा तो धारा बहेगी। उस धारा को प्रेरित धारा, उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। याद रहेगा। तो पहला नियम ये होता है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की कि दूसरा नियम क्या होता है। तो इन्होंने कहा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, धारा बहेगी, उसे प्रेरित धारा कहा जाएगा। दूसरा नियम यही बताता है कि कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो यहां से लिखना चाहो तो लिख लो, किसी कुंडली या पूरा लिखना चाहो पूरा लिख दो,
किसी कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स परिवर्तन, ऐसे लिखो सही रहेगा, पहला नियम बेस के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। किसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उस कुंडली से संबद्ध फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। बराबर होता है। यह है दूसरा नियम। पहला यह बताता विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन कितना उत्पन्न होता है ये दूसरे नियम से पता करेंगे। अब अगर बात करें कि ये कितना उत्पन्न होगा, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल E, विद्युत वाहक बल को E से दिखाया जाता है। ये जो होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, E से दिखाते हैं। तो कह रहे हैं ये जो होता है वो बराबर होता है माइनस N d phi बाई डी टी, N d phi बाई डी टी होता है, जहां N क्या होते हैं, कुंडली में फेरे, कुछ फेरे होंगे ना कुंडली में, फेरों की संख्या। फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स, ये बात हम जानते हैं, तो ये चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। माइनस चिन्ह हमें क्या बताता है, ये भी लिख लो। तो माइनस चिन्ह हमें बताता है कि जो फ्लक्स परिवर्तन होगा, यहां पर जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। कौन करता है विरोध, ये करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा, ये विरोध करते हैं उसके बढ़ने या घटने का। घट रहा होगा तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ रहा होगा घटाने की कोशिश करेंगे। इसी के आधार पर हम लोगों ने फैराडे के प्रयोग देखे थे। तो दूसरा नियम यह बताता है कि अगर किसी भी कंडक्टर या किसी भी कॉइल से जो लिंक होने वाला फ्लक्स होगा, वो अगर लिखा जाए कि कितना लिंक होगा, तो वो निर्भर करता है फ्लक्स परिवर्तन के ऊपर कि कितना फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है पर सेकंड। जितना अधिक फ्लक्स परिवर्तन होगा पर सेकंड, उतना ही ज्यादा उसके अंदर विद्युत वाहक बल बनेगा। और फेरों की संख्या n होगी तो n से मल्टीप्लाई करा के लिखा जाता है। कभी कभी ऐसा लिखा गया हो E इज इक्वल टू माइनस, यहां पर डेल्टा फाई भी लिखा मिल सकता है, डेल्टा टी क्वेश्चन लगाने के लिए। तो इसको ऐसे लिख देना, फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई में T2 माइनस T1 लिख देना। इस तरह से भी इसे लगा सकते हो। बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरह से लगा सकते हैं। पहले फाई क्या था, बाद में फाई क्या हो गया, और कितने समय में वो बदला है, उससे मल्टीप्लाई करा के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए होंगे तो इनसे मल्टीप्लाई करा लेना, नहीं दिए गए होंगे तो एक फेरे का ही निकाल लेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि जब किसी कुंडली अथवा विद्युत परिपथ से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है परिवर्तित होता है, तो उस कुंडली या विद्युत परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिपथ बंद होने पर उसमें एक धारा प्रवाहित होती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। इस परिघटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इतना लिख देना पहले नियम में। समझाना होगा तो बना के समझा देना कि कैसा हो रहा है। दूसरे नियम में क्या लिखना है, दूसरे नियम में लिखेंगे कि किसी कुंडली या विद्युत परिपथ से जो फ्लक्स परिवर्तन होता है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल होता है, वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, अर्थात E बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी लिखा जाएगा। और कुंडली में फेरों की संख्या होती है n, तब ऐसा हो। अगर नहीं होगा, अगर फेरे ना हो, मतलब सिंगल फेरा हो, तो उसके लिए E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा जाएगा। और अगर दो अलग अलग फ्लक्स दिए गए होंगे तो उस केस में क्या होगा, माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन डिवाइडेड बाई में T2 माइनस T1 लिखा जाएगा। ये हो गया दूसरा नियम। आई थिंक समझ में आया होगा। तो दूसरा नियम इस तरह से लिखा जाता, पहला नियम इस तरह से लिखा जाता। अब यहां बात करते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल के बारे में। डिटेल क्या है प्रेरित विद्युत वाहक बल, देखो मान लेते हैं कि फाई जो I था
वो कितना दिया गया है, φ1। फाई जो फाइनल है वो कितना दिया गया है, φ2 दिया गया है। ठीक है, सिंपल। और ये तब था जब t की वैल्यू किसके बराबर थी, t1 के। ये तब था जब t की वैल्यू किसके बराबर, t2 के बराबर। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। तो यहां पर अगर लिखा जाए क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वाहक बल, धारा बहेगी तो विद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होगा ना, वो E लिखा जाएगा। ये लिखा जाता है माइनस, यहां पर क्या लगा के लिखेंगे, फ्लक्स का परिवर्तन। तो एक काम करो, यहां पर लिख दो इंप्लाइज दैट लगा करके, डेल्टा फाई क्या लिखा जा सकता है। तो डेल्टा फाई अगर लिखेंगे तो इसे लिखेंगे हम φ2 माइनस φ1, और अगर यहां पर हम डेल्टा टी लिख देते हैं तो ये लिखा जाएगा t2 माइनस t1 बनेगा। और इसकी परिभाषा के हिसाब से जो E बनता है वो माइनस के बराबर होता है फ्लक्स परिवर्तन। तो ये बन जाएगा φ2, या फिर ऐसे लिख दो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी बनेगा, और इसको माइनस लगा के लिखें तो क्या लिख सकते हैं, φ2 माइनस φ1 बनेगा, और यहां लिख सकते हैं t2 माइनस t1 बन जाएगा। इस तरह से हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान इस तरह से निकालना हो तो इस तरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर ऐसे नहीं निकालना है, एफ डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, डेल्टा टी की वैल्यू बहुत जीरो हो जाए, इन दैट केस ई जो लिखा जाएगा वो माइनस डी फाई बाई डी टी लिखा जाएगा, ऐसा बनेगा। एक इक्वेशन देकर समझते हैं। फाई का एक्सप्रेशन दिया गया है, यहां पर 3 माइनस 2t स्क्वायर दिया गया है, और ये वैल्यू किसमें है, वेबर में है। ये किसमें है, वेबर में दे रखी है। पूछा ये जाता टी टाइम है, ठीक है, टाइम का फंक्शन है ये। तो अगर ये इसे हटाओ, ये फाई की वैल्यू 3 माइनस 2t स्क्वायर दिया गया है एट, या फिर ऐसे लिख दो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर हमें क्या चाहिए, E की वैल्यू निकालनी, कितनी निकल के आएगी। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करना, इसको डिफरेंशिएट कर देना, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू निकल के आएगा माइनस का देखो 4t बनेगा, यहां पर वैल्यू लिख देना डी फाई बाई डी टी एट टी इज इक्वल टू में 2 सेकेंड की बात कर रहे हैं, रख दो। तो माइनस 4 इंटू में क्या बन जाएगा, 2 बनेगा, तो क्या आएगा, माइनस का 8 आएगा, बनेगा ना। तो ये माइनस का 8 आएगा, और हम जानते हैं इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, माइनस डी फाई बाई डी टी लिखते हैं इसे। तो यहां से देखो माइनस ये है ही, माइनस है ही, डी फाई बाई डी टी की वैल्यू क्या आई, -8। तो यहां पर जो विद्युत वाहक बल निकल के आएगा वो क्या लिखा जाएगा, 8 वोल्ट लिखा जाएगा। तो जब भी कभी इक्वेशन दी गई हो तो इस तरह से विद्युत वाहक बल निकालेंगे। इक्वेशन नहीं दी गई होगी तो कुछ बताएंगे, जैसे कोई कुंडली बीच चुंबकीय क्षेत्र में रखी गई थी, अचानक से उसे बाहर निकाल लिया गया, तो बी में रखी थी तो फ्लक्स उसका बी ए था, बाहर निकाल लिया गया, फ्लक्स हो गया 0, फ्लक्स परिवर्तन क्या होगा, माइनस बी ए लिखा जाएगा, और जब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पॉजिटिव विद्युत वाहक बल बन जाएगा। ये माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है या प्रेरित धारा होती, उसकी दिशा उसी कारण का विरोध करती जिसके कारण वो स्वयं उत्पन्न होती। इसी को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं लेंजे का नियम। प्रेरित धारा की बात करें, प्रेरित धारा क्या निकल के आएगी, तो अभी हम लोगों ने देखा ओम के नियम से जानते हैं, आई जो इंड्यूस्ड होता है, इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड का मतलब प्रेरित धारा, इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बटे आर लिखा जाएगा। यही तो होगा, यही तो हमारे पास रिजल्ट होता है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, जहां पर जो आर होगा वो क्या है, कुंडली का प्रतिरोध है, कुंडली का प्रतिरोध है, जो भी परिपथ होगा उसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध है। ठीक है, अब आगे देखो, ये आर हो गया, तो यहां से अगर आई इंड्यूस्ड निकालेंगे, आई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू फाई क्या नहीं, तो 1 बाई आर को अलग कर लो, और यहां ई को क्या लिख देते हैं, डी फाई बाई डी टी लिखा जाता है विथ निगेटिव साइन। तो इसके साथ हमारे पास रिजल्ट निकल के आया माइनस, माइनस में क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, और यहां पर लिखा जा सकता है 1 डिवाइडेड बाई में आर। ये हमारे पास निकल के आएगी आई इंड्यूस्ड की वैल्यू। ये सही है। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो एवरेज में लिख दो, एवरेज में भी लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा, आई इंड्यूस्ड, जो प्रेरित धारा लिखी जाएगी उसे क्या लिख सकते हैं, -1 बाई आर, यहां लिख सकते हैं डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी लिखा जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, आई इंड्यूस्ड का सिर्फ और सिर्फ अगर हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो उस केस में क्या लिखेंगे,
यहां लिख देंगे 1/r और इधर लगा दिया जाएगा डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। पॉजिटिव ही रखा जाएगा, ऐसा कुछ निकल के आएगा हमारे पास, ये वैल्यू बन जाएगी। सही है, तो इस तरह से निकाला जा सकता है प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा इधर से निकाल लेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल इधर से निकाल लेंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, ऐसे कर लेना। अब बात आती है प्रेरित आवेश कैसे निकालेंगे। तो आवेश निकालना इजी है, कैसे, हम जानते हैं यहां पर धारा निकल के आई है, तो आवेश निकालना होगा तो Q इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, I इंटू में T लिखते हैं ना, ये तो लिखते हैं। तो मतलब हमारे पास अगर dq की वैल्यू लिखी जाए dq इज इक्वल टू में, तो ये लिखा जाएगा I dt। सही है, तो dq इज इक्वल टू में I कितना हमारे पास, तो I हमारे पास दिया गया है E डिवाइडेड बाई में R, यही तो है, E डिवाइडेड बाई में R, देख लो यहां E डिवाइडेड बाई में R दिया गया है, इनटू में क्या बन जाएगा dt। सही है, यहां पर बनेगा dq इज इक्वल टू में ये 1/r, तो ठीक है, माइनस लगा लो। यहां पर ये जो E लिखा गया है, E को क्या लिख सकते हैं, d फाई बाई dt, और इनटू में dt लिखा जाएगा, dt कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से dq जो निकल के आएगा वो क्या लिखा जा सकता है, ये हो गया कैंसिल, तो इसे लिख सकते हैं -1/r, इनटू में क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई लिखा जाएगा, या डी फाई, ये क्या लिख सकते हैं, डी फाई लिखेंगे। तो जब भी कभी हमें एवरेज लिखना होगा, मतलब जो डाटा हमें कैलकुलेट करना होगा उसके रेस्पेक्ट में जब भी बात करनी हो, तो क्या लिखना होगा, डेल्टा क्यू जो प्रेरित आवेश होगा, इंड्यूस्ड लिख लो, इंड्यूस्ड प्रेरित, क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा हमारे पास डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय में आर विद मॉड लगा के लिखेंगे हम, इसमें चिन्ह विन्ह का कोई लफड़ा नहीं, सीधे सीधे बात करेंगे हम। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड निकल के आया करेगा, तो डेल्टा फाई बाई आर निकल के आता है, क्यों इंड्यूस्ड प्रेरित आवेश है। ये हो गया प्रेरित आवेश का फार्मूला, ये हो गया प्रेरित धारा का, और यहां लिख दिया प्रेरित विद्युत वाहक बल का। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो बता दिया है। इसके आगे यहां पर बात करते हैं कि लेंज का नियम क्या होता है। तो लेंज का नियम होता है क्या, कैसे काम करता है, ये देखो। तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। कैसे आधारित, पहले इसे थोड़ी देर समझते हैं। इसे समझने के लिए यहां पर ऐसा आओ, ये हमारे पास बनी हुई है क्वायल, ये क्वायल बनी हुई है, ये क्वायल है, इसमें धारा भी देखेंगे कहां से कहां जा रही है। फिलहाल अभी ये देखो कि यहां पर ये N है और ये S है, और इस तरफ इसकी गति हो रही है, सही है। अगर इसकी तरफ गति होगी, इसकी चुंबकीय बल रेखाएं हम जानते हैं, इधर की तरफ आएंगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। गति इधर होने का सिंपल मतलब है कि जो फाई होगा वो बढ़ेगा। और हम लोगों ने अभी देखा यहां पर माइनस चिन्ह कहां चला गया, ये देखो यहां माइनस चिन्ह क्या बताता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात ये फाई को घटाएगा, तो फाई को घटाएगा तब इसका चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा, इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, इधर से इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी, ऐसे ही तो हो रहा होगा। ये कहेगा नहीं, ऐसा नहीं, हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ ले जाते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम इधर से इधर की तरफ ले जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इधर की तरफ ले जाएंगे तो इसकी वजह से जो फील्ड बनेगा वो तो इधर की तरफ बनेगा, और इसकी वजह से जो फील्ड बन रहा वो तो इधर की तरफ बन रहा ना। तो ये है बी एक्सटर्नल, और ये जो बी बनेगा वो किसका होगा, क्वायल का होगा। क्वायल ने बनाया इधर की तरफ, इसने बना दिया इधर की तरफ, सही है। तो अब ये समझो, मान लेते हैं कि इसको कुछ ऊर्जा दी गई, कुछ गतिज ऊर्जा दी गई, के गतिज ऊर्जा इसको सप्लाई की गई कुछ, और गतिज ऊर्जा लेकर के ये क्वायल की तरफ चलेगा ना। तो जब ये क्वायल की तरफ चलेगा, क्वायल क्या करेगी, इसके फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करेगी। तो फ्लक्स बढ़ रहा है तो इधर ये N बना लेगी, और इधर क्या बना लेगी, S बना लेगी। अब ये N और S बनेंगे तो उसका फील्ड उधर बनेगा, इसका फील्ड इधर बनेगा, दोनों के फील्ड विपरीत दिशा में बनेंगे, एक दूसरे का विरोध हो रहा है। अब यहां से देखो, गतिज ऊर्जा इसको जो दी गई थी, अब वो जाएगी कहां, तो गतिज ऊर्जा क्या करेगी, इसकी वजह से यहां फ्लक्स परिवर्तन होगा, यहां फ्लक्स परिवर्तन होगा, उसमें धारा बहेगी, और उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, और ये जो ऊर्जा होगी वो इन दोनों के बीच में किए गए कार्य में नष्ट हो जाएगी, पूरी की पूरी। कार्य में नष्ट होने का क्या मतलब है, इसके पास कुछ ऊर्जा है जिसको हम लोगों ने गतिज ऊर्जा नाम दिया, चुंबक को फेंका है ना बेसिकली, तो चुंबक को फेंका है क्वायल की तरफ, तो कुछ ऊर्जा दी है। वो ऊर्जा क्या करती है, इसके सामने जो N बनेगा, इसको अब इधर चलना है ना चुंबक की तरफ, तो जब ये चुंबक की तरफ चलना शुरू करेगा, चुंबक कहेगा सामने हम N लेकर चल रहे हैं,
कुंडली ने भी n बना लिया, तो हमें चलने में उधर क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण का बल अनुभव करना पड़ेगा, उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध अगर कार्य करना पड़ेगा तो वो कार्य क्या होगा, ये गतिज ऊर्जा उसी कार्य में परिवर्तित हो जाएगी और फाइनली वो वहां पर चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगी। यही होगा ना। इसका मतलब यह है कि इसको जो गतिज ऊर्जा दी गई थी अब क्या हुआ, इसकी चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है, और चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी तो यहां की ऊर्जा और यहां की ऊर्जा बराबर बराबर, और ऊर्जा अगर बराबर बराबर तो यहां ऊर्जा संरक्षण का नियम लगता है। ठीक है, यही कारण था कि हम लोग जब भी चुंबक को गतिमान करवा रहे थे सामने ऐसा बना रहे थे ध्रुव कि वो सामने वाले का विरोध करे, फ्लक्स घटेगा तो जैसा है वैसा ही बना दो, कहेगा सपोर्ट कर रहे हैं हम तुम्हें। ऐसा भी तो हो सकता, देखो अगर ये इधर की तरफ चलना शुरू कर दे, ठीक, ये राइट साइड में चलने लगे तो राइट साइड में चलेगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, देखो वो घटने लगेगा, फ्लक्स घटने लगेगा। कारण ये होता फ्लक्स को घटने नहीं देना, माइनस चिन्ह यही आया था, तो फ्लक्स को घटने नहीं देना, तो ये कहेगा नहीं हम इधर बना देते हैं एस और इधर बना देते हैं एन, अब क्षेत्र हम भी तुम्हारी तरफ बनाएंगे। तो अगर क्षेत्र ये इसकी तरफ बनाएगा तो इसका फ्लक्स घटने से रोकेगा ना, मतलब कुंडली का फ्लक्स घटने से रोकेगा, तो ये इसकी दिशा में क्षेत्र बनाएगा। अगर फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो इसकी विपरीत दिशा में क्षेत्र बनाएगा, और इसी के आधार पर हम लोग करंट की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो लेंज का नियम बेसिकली ये बताता है कि इसका स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख दो, किसी कुंडली में प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ये बात बिल्कुल समझ नहीं आई, लेकिन जो अभी वहां पर हम लोगों ने समझा उससे समझ में आ रहा है कि ये कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं हमेशा प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल ऐसे उत्पन्न करो जिससे कि सामने वाले का विरोध हो सके, सामने वाले का विरोध करना हमें। अगर मैग्नेट आ रहा है हमारी तरफ और आ रहा होगा तो फ्लक्स हमारा बढ़ाने की कोशिश करेगा, हम कहेंगे हम फ्लक्स घटा रहे हैं। अगर चुंबक हमसे दूर जा रहा होगा तो फ्लक्स घटेगा, हम कहेंगे हम चुंबक का जो फ्लक्स होगा वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी दिशा में हम क्षेत्र लगा लेंगे। ठीक है, यही कारण होता है कि धारा की दिशा हम डिसाइड कर पाते हैं। तो लेंज का नियम बेसिकली ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। यह कहता है कि जब कभी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र और किसी चालक के मध्य गति होती तो उनके बीच में फ्लक्स परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन की वजह से कुछ ना कुछ जो धारा बनती है उसकी वजह से उसमें कुछ ना कुछ चुंबकीय ऊर्जा आएगी। बेसिकली ये प्रेरकत्व है, आगे नाम देंगे हम इसे, प्रेरकत्व है। ये कुछ ऊर्जा संचित करेगा, कितनी ऊर्जा संचित होती है ये भी हम लोग देखेंगे। तो यहां पर चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो यहां पर जब ये इधर की तरफ आ रहा था तो गतिज ऊर्जा जो दी गई थी इन दोनों के प्रतिकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य के बराबर लिख गई, और जब ऐसा हुआ तो यहां पर पहले की ऊर्जा बाद की ऊर्जा के बराबर, इसका मतलब ऊर्जा संरक्षण लगेगा। और लेंज का नियम क्या होता है, तो ये प्रेरित धारा या फिर यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा निकालने के काम आता है। लगा के देखते हैं, इधर नहीं है, इधर देखो, उसको बाद में समझेंगे, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। यहां पर जो शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है, समझो। मान लेते हैं ऐसा है, ये चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है। अभी चुंबकीय क्षेत्र हम लोग पढ़ के ही जल्दी आए हैं तो उसके बारे में सारी जानकारी आई थिंक होगी। ऐसा ठीक है, बढ़िया है। अब क्या करते हैं, इसको इधर पकड़ के खींचा जा रहा है, इसको इधर पकड़ के खींचा जा रहा है, इसको इधर पकड़ के खींचा जा रहा है। ये लूप है, इसको पकड़ के खींचा जा रहा है। बी जो यहां पर है नियत है, बी नियत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बी फिक्स है। तो जब इसको पकड़ के खींचा जाएगा तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, बी ए लिखते हैं ना, फाई इज इक्वल टू बी ए लिखा जाता है। तो बी नियत हो गया, इसका मतलब फाई किस पर निर्भर करेगा, ए के ऊपर। ए जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे फाई भी बढ़ता चला जाएगा, और ए जैसे जैसे घटेगा इसका मतलब फाई भी घटता चला जाएगा। सही है ना। तो इसको खींच के बढ़ा रहे हैं तो ए बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका फ्लक्स घट रहा है।
फ्लक्स घट रहा है, बढ़िया है। तो फ्लक्स घटेगा तो एक काम करो, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा लूप के बीच में रख दो। मतलब कि लूप के बीच का होने का यह मतलब है कि उससे बाहर निकलने के लिए हमें तार को काटना ही पड़े, उठा के अंगूठा बाहर नहीं आना है। तो क्या करो, यहां रख दो अपना अंगूठा, रख दिया ऐसे। अब पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो कहेंगे क्षेत्रफल बढ़ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ रहा होगा। तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा तो अंगूठा को पलट लो बाहर की तरफ और उंगलियां देखो कहां जा रही हैं, तो उंगलियां कुछ इधर की तरफ जा रही हैं, इसका मतलब इसमें धारा बहेगी इधर इधर इधर, ये हो जाएगी आई इंड्यूस्ड। इस तरह से निकाल सकते हैं इसकी दिशा, बढ़िया है। अगर ऐसे नहीं निकालना तो दूसरा एक तरीका होता है, देखो मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दिया गया है, डॉट डॉट डॉट, ऐसा डॉट दिए गया है, डॉट है, ऐसा डॉट है। ये एक यहां पर लूप बना है, सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप यहां पर बनाया गया है। अब ये बताओ, ये इसकी तरफ गतिमान हो रहा है, ये गति है इसकी, इसके अंदर प्रेरित धारा की दिशा बताओ। तो प्रेरित धारा किधर बहेगी वो देखना है। ये क्षेत्र लगा, क्षेत्र एकदम नियत है, प्रबल क्षेत्र नियत है। जब ये इसके अंदर प्रवेश करने वाला है तब की बात कर रहे हैं। तो प्रवेश करने वाला होगा तो जब तक प्रवेश नहीं किया तब तक इसका फ्लक्स तो कुछ है नहीं। जैसे प्रवेश करेगा इसका फ्लक्स बढ़ने लगेगा, तो प्रवेश करने के दौरान इसका फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करो, इसके अंदर पहले अपना अंगूठा रख दो, ऐसे रख दिया अंगूठा, अंगूठा रख दिया। अब फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। तो फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या करो, अंगूठा को उल्टा कर दो, इस दिशा में घुमा दो, अंगूठे को उल्टा कर दो, इस दिशा में घुमा दो, ये हो गई प्रेरित धारा की दिशा। इसको यहां से दूसरे नियम से भी समझा जा सकता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्या कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इसका स्टेटमेंट लिखो। यदि हम अपने बाएं हाथ, दाएं हाथ का नियम है, यदि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा तथा पास वाली दोनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों, यदि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, तो जो दूसरी उंगली होती है वो चालक में प्रेरित वाहक बल की दिशा या धारा की दिशा प्रदर्शित करती है। ये देखो यहां पर बना हुआ है, वो गति की दिशा है, देखो ये गति की दिशा है और ये किसकी दिशा है, प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा, ऐसा कुछ दिया गया है। यहां पर एक चालक हम लोगों ने माना है, इस चालक में धारा किधर जा रही वो अभी हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पहले क्षेत्र लगाओ। ये क्षेत्र लगा दिया, ये क्षेत्र लगा दिया गया, ये क्षेत्र लगाएंगे। ये इधर की तरफ चल रहा v वेग से, क्षेत्र लगा है b, तो v वेग से चलेगा। तो इनका नियम कहता है दाहिना हाथ लगाना है, अब तक बायां लगा रहे थे, अब दाहिना लगाना है। दाहिना क्या कहता है, ये कहता है कि जो ये वाली उंगली होती, पहली उंगली, वो कहां होनी चाहिए, b की तरफ, b अंदर की तरफ, सही है। दूसरा अंगूठा कहां होना चाहिए, चालक की गति की दिशा में, चालक जा रहा है दाहिनी तरफ, दाहिनी तरफ कर लो, तो ये उंगली हो गई अंदर की तरफ, ये हो गया दाहिनी तरफ, तो ये जो बीच वाली उंगली वो कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब इसमें जो धारा की दिशा निकल के आने वाली है वो कुछ इस तरफ निकल के आएगी, ये हो जाएगी इसके अंदर धारा। इस तरह से धारा के बारे में बात कर सकते हैं। तो इसमें धारा ऊपर की तरफ प्रवाहित हो रही होगी, तो ये होता है बेसिकली, यहां पर लिखा जाता है गति, ये तो गति लिखा ही है, ये गति हो गया, और ये होता है चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B, और ये जो दूसरी वाली मध्यमा होती है वो हमें ये बताती है कि प्रेरित धारा कहां प्रवाहित हो रही होगी। तो अगर कोई चालक दिया गया, गतिमान चालक, तो उसके लिए नियम लगाना चाहो लगा सकते हो। बंद लूप दिया गया, इसके लिए सबसे बढ़िया है अंगूठा लूप के अंदर रखो, फिर पूछो फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा होगा तो कुछ नहीं करना, अंगूठा जिधर है, मतलब उंगलियां जिधर है उधर ही रहने दो, धारा उधर जाने दो, और अगर बढ़ रहा होगा तो पलट लो, उंगलियों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह करवा दो। ये होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। याद ये रखना है, आगे हम पढ़ेंगे, याद ये रखो कि जब भी कभी हमें जनरेटर पढ़ना है तो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाया जाएगा। यहां पर देखो धारा बन रही है, धारा कब बनती है, जब जनरेटर बनाया जाता है। जनित्र के बारे में बात करते हैं तो उसमें धारा बनती है, क्योंकि उससे में धारा मिलती है। और इस वाले को हम जनरेटर के लिए यूज करेंगे, तो पहला वाला किसके लिए यूज करेंगे, जो बाएं हाथ का नियम था। बाएं हाथ के नियम में धारा प्रवाहित होने पर बल लगता है, तब कॉइल घूमती, तो वो मोटर के लिए मान्य होगा। तो ये नियम किसके लिए मान्य है, तो ये मान्य है जनरेटर के लिए, जनित्र के लिए पढ़ेंगे हम लोग, जनित्र के लिए मान्य होगा ये वाला नियम, और इससे पहले वाला जो नियम होगा वो मोटर के लिए मान्य रहेगा। तो मोटर के लिए जब भी लगाना होगा तो वो लगाएंगे बल की दिशा निकालने के लिए, यहां प्रेरित धारा की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाएंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाया जाएगा। क्या होता है, लगाया कैसे जाता है, आई थिंक समझ में आया होगा। शॉर्टकट तरीका क्या होता है वो भी बता दिया है। यहां पर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर कैसे काम करता है, यहां पर प्रेरित आवेश क्या होता है, इसको कैसे लगाया जा सकता है। यहां पर हम लोगों ने देखा प्रेरित धारा क्या होती है,
प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, और यहां पर देखा द्वितीय नियम फैराडे का, और यहां पर देख लिया था प्रथम नियम। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि फैराडे का प्रथम नियम क्या होता है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, और इनको कैसे समझा जा सकता है, प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे निकाली जा सकती है। अगली क्लास में हमारा डिस्कशन होगा, अगर कोई चालक, जैसे यहां पर भी हम लोगों ने देखा था एग्जांपल, कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, क्षेत्र की दिशा के लंबवत चले, क्षेत्र की दिशा के साथ कुछ कोण बना करके चले, अगर ऐसा हो रहा होगा तो उस केस में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना लिखा जाता है। अगर कोई मान लेते हैं कोई ये वायर है, इस वायर को एक एंड से फिक्स कर दिया जाए और इसे रोटेट कराया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसके सिरों पर विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है, इसका व्यंजक निकालेंगे हम। तो तब तक के लिए इस क्लास को रिवाइज करें, मिलते हैं अगली क्लास में।